स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लें ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी फर्स्ट ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। जो बच्चे ड्राफ्टमैन वर्कशॉप कैलकुलेशन की नोट्स चाहते हैं, वो नोट्स हमारी टीम द्वारा तैयार कर दी गई है, और उस नोट्स से आप लोग पूछोगे कि सर इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो उससे आपके कई सारे फ़ायदे हैं अगर आप उस नोट्स को लेते हो हमारे ज़रिए। तो एक तो सबसे पहले जो आप बुक रख के कहीं भी, मान लो कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रेन बस कहीं पर भी, मत कहीं बाहर बैठे हो और आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आप तुरंत अपना मोबाइल खोल के और उस नोट्स की मदद ले सकते हो। पहली तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि मतलब पूरी की पूरी बुक वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उस नोट्स में दी गई हैं। मतलब कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ी गई है कि आप मिस करो और किसी से पीछे रह जाओ। तो पढ़ने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन की जितनी भी एकदम से मतलब समझो पूरा निचोड़ उसमें दे दिया गया है, तो आपका उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप उस नोट्स को लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, ज़िंदगी में कुछ करना है, किसी से आगे जाना है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा। और अगर आप लोग उस नोट्स को चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना नंबर लिख देना। अब चलिए बात कर लेते हैं उस नोट्स की प्राइस क्या होने वाली है। तो उस नोट्स की प्राइस हमने बहुत ही मिनिमम रखी है। उस नोट्स को जो कोई भी हमारा स्टूडेंट खरीदेगा, उस नोट्स की एक वर्कशॉप कैलकुलेशन नोट्स की प्राइस होने वाली है 20 रुपीज़। कितनी? 20 रुपीज़। अगर वही नोट्स के बजाय आप लोग बुक लोगे तो करीब 400 से 450 रुपये आपके पड़ जाएंगे। तो 400-450 नहीं, केवल और केवल 20 रुपीज़ में आपको वो नोट्स दे दी जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अभी कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिखकर छोड़ दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, तापमान की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि क्या है। तापमान की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि क्या है। पहला है प्राकृतिक त्रुटि, दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा है उपकरण त्रुटि और चौथा है कृत्रिम त्रुटि। प्राकृतिक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, उपकरण त्रुटि और कृत्रिम त्रुटि कौन सा हो सकता है। देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है तापमान की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली कौन सी ऐसी त्रुटि है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृतिक त्रुटि। पहली बात, तापमान क्या है? प्राकृतिक चीज़ है, वैज्ञानिकों ने तो बनाई नहीं है, प्रकृति ने बनाई है। तो उससे उत्पन्न होने वाली जो हमारी त्रुटि है कौन सी होगी? प्राकृतिक त्रुटि। ठीक है, पहला नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। धातु के टेप की फिट में लंबाई क्या है। धातु के टेप की फिट में लंबाई क्या है। पहला है 15 फीट और 30 फीट, दूसरा है 30 फीट और 45 फीट, तीसरा है 45 फीट और 60 फीट, और चौथा है 50 फीट और 100 फीट। धातु के टेप की फिट में लंबाई पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो धातु की जो फिट में लंबाई होती है कितनी होती है? वो होती है हमारी 50 फीट और 100 फीट, मतलब डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरीब से पार्श्व सतह की दूरी को वस्तु से क्या मापा जाता है। जरीब से पार्श्व सतह की दूरी को वस्तु से क्या मापा जाता है। पहला है ऑफसेट, दूसरा है लंबा ऑफसेट, तीसरा है छोटा ऑफसेट और चौथा है ऑब्लिक ऑफसेट। कौन सा? ऑब्लिक ऑफसेट। तो इसमें से करेक्ट आंसर हम लोग कौन सा खोजेंगे? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं।
देखिए जरीब से पार्श्व सतह की दूरी जो पूछ रहा है वो वस्तु से क्या मापा जाता है पूछ रहा है। सतह की दूरी को वस्तु से क्या मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ऑफसेट। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑफसेट। जरीब से पार्श्व सतह की दूरी को वस्तु से ऑफसेट मापा जाता है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शब्द क्या है जो वस्तु से जरीब रेखा तक समकोण पर मापा जाता है। वह शब्द क्या है जो वस्तु से जरीब रेखा तक समकोण पर मापा जाता है। पहला है छोटा ऑफसेट, दूसरा है लंबा ऑफसेट, तीसरा है ऑब्लिक ऑफसेट और चौथा है लंबवत ऑफसेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है कौन सा, डी नंबर, लंबवत ऑफसेट। कौन सा, लंबवत ऑफसेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह ऑफसेट क्या है जो ऑब्जेक्ट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण मापता है। पूछ रहा वह ऑफसेट क्या है जो ऑब्जेक्ट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण मापता है। पहला है छोटा ऑफसेट, दूसरा है लंबा ऑफसेट, तीसरा है ऑब्लिक ऑफसेट और चौथा है लंबवत ऑफसेट। कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इसका होने वाला है हमारा सी नंबर। कौन सा, सी नंबर, ऑब्लिक ऑफसेट। वह ऑफसेट क्या है जो ऑब्जेक्ट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण मापता है। देखिए ऑब्जेक्ट से किस पर, चेन लाइन पर, चेन लाइन पर समकोण त्रिभुज के अलावा अन्य कोण को मापता है, उसको हम लोग ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं। मतलब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा शब्द है जो सभी बिंदुओं पर प्लम्ब लाइन के लिए सामान्य है। पहला है समतल सतह, दूसरा है डेटम सतह, तीसरा है क्षैतिज सतह और चौथा है लंबवत सतह। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डेटम सतह। कौन सा, डेटम सतह। कौन सा, डेटम सतह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डेटम सतह। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न सरकारी विभागों, पीडब्ल्यूडी और अन्य इंजीनियरिंग एजेंसियों द्वारा जीटीएस बेंचमार्क के बीच स्थापित चिन्ह क्या है। जीटीएस बेंचमार्क के बीच स्थापित चिन्ह क्या है। पहला है परिवर्तन बिंदु, दूसरा है आर्बिट्ररी बेंचमार्क, तीसरा है अस्थाई बेंचमार्क और चौथा है अस्थाई बेंचमार्क। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कौन सा, डी नंबर, अस्थाई बेंचमार्क। ठीक है, जीटीएस बेंचमार्क के बीच स्थापित चिन्ह क्या है, अस्थाई बेंचमार्क। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम अवधि के लिए स्थापित बेंचमार्क क्या है और इन बेंचमार्क से काम फिर से शुरू किया जाना चाहिए। पहला है जीटीएस बेंचमार्क, दूसरा आर्बिट्ररी बेंचमार्क, तीसरा है अस्थाई बेंचमार्क और चौथा है अस्थाई बेंचमार्क। कौन सा सही आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है, कौन सा होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी नंबर, अस्थाई बेंचमार्क। कौन सा, अस्थाई बेंचमार्क। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कम अवधि के लिए स्थापित बेंचमार्क क्या है, अस्थाई बेंचमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि मानक लंबाई की तुलना में लंबाई में वृद्धि पाई जाती है तो जरीब को कैसे समायोजित किया जाता है। पहला है कुछ छल्लों को हटाकर, कुछ छल्लों को हटा देंगे तो जरीब समायोजित हो जाएगा। दूसरा है कड़ियों के मोड़ को सीधा करके और तीसरा है हैंडल पर लिंक को समायोजित करके और चौथा है आवश्यकता अनुसार नए छल्ले डालकर। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ए नंबर, कुछ छल्लों को हटाकर। जब हम कुछ छल्लों को हटा देंगे तो जरीब जो है
समायोजित हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि धातु टेप मीटर में उपलब्ध है तो लंबाई क्या है। यदि कोई धातु टेप है वो मीटर में उपलब्ध है तो उसकी लंबाई क्या है पूछ रहे हैं। पहला है 5 मीटर और 10 मीटर, दूसरा है 10 मीटर और 15 मीटर, तीसरा है 15 मीटर और 20 मीटर और चौथा है 15 मीटर और 30 मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मीटर और 30 मीटर। जब कोई धातु टेप मीटर में उपलब्ध है तो उसकी लंबाई हमेशा 15 मीटर और 30 मीटर में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपास सर्वेक्षण में किससे लोकल अट्रैक्शन होता है। पहला है इस्पात संरचना से, दूसरा है इमारत से, तीसरा है पेड़ से और चौथा है पहाड़ी से। किससे होता है कंपास सर्वेक्षण में, किससे लोकल अट्रैक्शन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो हमारी इस्पात संरचना है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टील स्ट्रक्चर बोलते हैं, उससे कंपास सर्वेक्षण में लोकल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमेशा चुंबकीय सुई की दिशा क्या है। हमेशा चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में और उत्तर में। हमेशा चुंबकीय सुई की दिशा क्या है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, उत्तर। कौन सा, उत्तर। जो चुंबकीय सुई होती है हमारी उसकी दिशा हमेशा उत्तर में होती है, मतलब डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, यंत्र का नाम क्या है। ये जो आपको यंत्र दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, देख लीजिए यंत्र को, इसका नाम क्या है, इस यंत्र का नाम क्या है। चलिए पहला है पेंटाग्राफ, दूसरा प्लैनीमीटर, तीसरा टैकोमीटर और चौथा है स्पीडोमीटर। पेंटाग्राफ, प्लैनीमीटर, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है, क्या होने वाला है, बी नंबर, प्लैनोमीटर। कौन सा, प्लैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन की प्रणाली के अनुसार कंपास का प्रकार क्या है। ग्रेजुएशन की प्रणाली के अनुसार कंपास का प्रकार क्या है। ये आपके सामने कंपास है, ठीक है, और ये रहा आपका आंसर का। पहला है चुंबकीय कंपास, दूसरा है ट्रफ कंपास, तीसरा प्रिज्मीय कंपास और चौथा है सर्वेयर का कंपास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है सी नंबर, प्रिज्मीय कंपास। कौन सा, प्रिज्मीय कंपास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपास में एक ट्रेवर्स सर्वेक्षण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। चलिए ये रहा आपका चित्र, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करना है तो पॉज करके देख लीजिए। और आ रहा है हमारा वह विकल्प, आंतरिक कोण विधि द्वारा, दूसरा है पेपर प्रोटेक्टर विधि द्वारा, तीसरा आयत को ऑर्डिनेट विधि द्वारा और चौथा है चित्रात्मक समायोजन विधि द्वारा। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, आंतरिक कोण विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन, कंपास में बाहरी प्रभावों से प्रभावित होने पर क्या त्रुटि है। कंपास में बाहरी प्रभावों से प्रभावित होने पर क्या त्रुटि है। पहला है मुड़ी हुई धुरी, दूसरा है लोकल अट्रैक्शन और तीसरा है अशुद्ध लेवलिंग और चौथा है ऊर्ध्वाधर हेयर का मोटा होना। ऊर्ध्वाधर हेयर का मोटा होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, कंपास में बाहरी प्रभावों से प्रभावित होने पर क्या त्रुटि है, लोकल अट्रैक्शन। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए वीडियो को हम आज यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।